ओके, तो आज की न्यूज क्या है कि अभी रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश की गई है, ठीक है, जिसमें ये बोला गया है कि जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, अमेजन रेन फॉरेस्ट कहाँ पे है? ब्राजील, साउथ अमेरिका में कुछ कंट्रीज को कवर करता है। अगर साउथ अमेरिका में आप देखेंगे तो ब्राजील, ठीक है, कुछ पार्ट ऑफ अर्जेंटीना, लेकिन ज्यादातर ब्राजील को ही ये कवर करता है, ठीक है, ब्राजील, इक्वाडोर, ये सब को कवर करता है ये अमेजन रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं? जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, तो वहां पे इस तरह के फॉरेस्ट होते हैं और ये काफी घने फॉरेस्ट होते हैं। कैसे फॉरेस्ट होते हैं? काफी घने फॉरेस्ट होते हैं। इनकी कैनोपी जो होती है वो काफी डेंस होती है। कैनोपी मतलब पेड़ का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जो काफी डेंस होता है, और इवन इतना डेंस होता है कैनोपी रेन फॉरेस्ट का कि सनलाइट भी नीचे तक नहीं पहुंच पाता, इतना डेंस होता है कैनोपी। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट कहाँ पे? साउथ अमेरिका में है। और एक स्टडी अभी पब्लिश हुई है जिसके अनुसार अमेजन रेन फॉरेस्ट ट्रिपिंग पॉइंट की तरफ जा रहा है। तो ट्रिपिंग पॉइंट क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट क्रिटिकल पॉइंट की तरफ जा रहा है जहां से बाउंस बैक करना काफी मुश्किल हो जाएगा। मतलब जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है ये अपनी एबिलिटी लूज करता जा रहा है कि वो डिफरेंट एक्सट्रीम इवेंट से बाउंस बैक कर सके। जैसे कि अगर ड्राउट आए या फिर फायर हो फॉरेस्ट में, फायर लगे मतलब आग लगे, तो वो बाउंस बैक कर सके, उसकी एबिलिटी वो धीरे धीरे होता जा रहा है। जैसे ड्राउट आया तो ड्राउट में क्या होता है? लगभग पेड़ सूख जाते हैं। फिर जब रेनी सीजन आता है तो क्या होता है? फिर से वो जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है। तो ये फॉरेस्ट की एबिलिटी होती है कि वो बाउंस बैक करता है ना। जैसे आग लग गया फॉरेस्ट में, सारा अभी हाल ही में अमेजन में फायर का आपने इवेंट सुना होगा, फायर मतलब आग लगी थी, है ना। तो फॉरेस्ट फायर हुआ था वहां पे अमेजन में। तो फॉरेस्ट क्या करता है? इन सारे इवेंट्स के होने के बाद खुद को फिर से बाउंस बैक कर लेता है, यानी फिर से वो घना हो जाता है। तो ये एबिलिटी होती है फॉरेस्ट की। बट अभी जो रिसेंट स्टडी पब्लिश हुआ है उसके अनुसार अमेजन रेन फॉरेस्ट अपनी बाउंस बैक करने की एबिलिटी खोता जा रहा है ना, और वो एक क्रिटिकल पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है, हेड कर रहा है, मतलब जा रहा है जहां से क्या होगा? वो अपने आप को बाउंस बैक नहीं कर पाएगा अगर ड्राउट या फायर जैसा सिचुएशन होता है तो। मैं इस स्टडी में क्या कहा गया है कि जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है एक क्रिटिकल पॉइंट की तरफ जा रहा है सिंस 2000, यानी 2000 से ही अमेजन रेन फॉरेस्ट किस तरफ जा रहा है? एक क्रिटिकल पॉइंट की तरफ। उस पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो अपने आप को बाउंस बैक नहीं कर पाएगा, है ना, ड्राउट या फायर जैसे इवेंट्स से, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है और क्या इसमें बोला गया है? थ्रेटनिंग टू बिकम अ ड्राई सवाना लाइक इकोसिस्टम, यानी बोला जा रहा है कि जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है जो अभी कैसा है? वेट है, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पे, वेट फॉरेस्ट है। तो वो उस पॉइंट के कगार पे है कि वो ड्राई सवाना लाइक इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो सकता है। ड्राई सवाना जो जनरली होते हैं वो ग्रासलैंड्स होते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं, है ना। यहाँ पे हम देखेंगे कि सवाना क्या है, ठीक है, और कैसे रेन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट सवाना की तरफ के जैसा बनता जा रहा है, सवाना की तरफ बनने के कगार पे है, ठीक है। तो सबसे पहले सवाना के बारे में समझते हैं। सवाना है क्या? देखिए, ग्रासलैंड, वर्ल्ड में दो तरह के ग्रासलैंड होते हैं, एक टेम्परेट ग्रासलैंड और दूसरा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड वो ग्रासलैंड हुए जो टेम्परेट रीजन में होंगे, जो बियॉन्ड ट्रॉपिक्स होगा, है ना। जैसे कि एग्जांपल है प्रेरीज, है ना, स्टेपीज, वेल, ये सब कैसे है? टेम्परेट ग्रासलैंड, यानी जो टेम्परेट रीजन में होंगे, ठीक है। और दूसरा टाइप का ग्रासलैंड होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जो कि ट्रॉपिक्स वाले रीजन में होंगे, यानी इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो ग्रासलैंड होगा उसे क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सवाना, ठीक है। और ये सवाना कहाँ प्रेजेंट है? अफ्रीका में। मतलब इस तरह के ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जिसे सवाना बोला जाता है, वो कहाँ प्रेजेंट है? अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, ठीक है। साउथ अमेरिका में कुछ रीजन है, ट्रॉपिकल जो रीजन है साउथ अमेरिका का, वहां पे
ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, इंडिया में भी सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड है, ठीक है, म्यांमार में एंड मेडागास्कर में, ठीक है। तो इन रीजन में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जिसे सवाना कहा जाता है, ये इकोसिस्टम प्रेजेंट होता है। और ये इकोसिस्टम कैसा होता है, यहाँ पे ड्राई वेट एंड यहाँ पे ऑल्टरनेट ड्राई एंड वेट सीजन आता है। मतलब 6 महीने के लिए ड्राई रहेगा, फिर 6 महीने के लिए वेट सीजन होगा। और 6 महीने के लिए जो ड्राई एरिया है वो काफी ड्राई होगा, है ना, वो काफी ड्राई होगा। यानी बोल सकते हैं हम कि सवाना लाइक इकोसिस्टम इज अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड विथ वार्म टेम्परेचर ईयर राउंड एंड विथ इट्स हाईएस्ट सीजनल रेनफॉल इन द समर। 6 महीना काफी ड्राई रहेगा, ठीक है, सीजन, और 6 महीने के बाद वेट होगा यानी बारिश होगा, ठीक है। तो इस तरह का क्लाइमेट। लेकिन रेन फॉरेस्ट क्या होता है, जहां पे साल भर बारिश होती है, सालों भर बारिश होती है और वो वेट रहता है, ठीक है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है वो सवाना इकोसिस्टम, सवाना लाइक इकोसिस्टम में बदलने के कगार पे है। इसका मतलब वहां भी अब ड्राई सीजन रहेगा कुछ दिन तक, है ना। अभी रेन फॉरेस्ट है तो वहां पे सालों भर क्या है, वेट सीजन है, बारिश होती है ना। बट जब वो सवाना टाइप इकोसिस्टम में कन्वर्ट होगा तो वहां क्या हो जाएगा, कुछ पार्टिकुलर ईयर मतलब पार्ट ऑफ ईयर तक क्या होगा, वहां ड्राई सीजन होगा। लगभग 6 महीने ड्राई होता है, 6 महीने वेट होता है। तो ओके, द सवाना इज कैरेक्टराइज्ड बाय grasses and a small or dispersed trees that do not form a close canopy allowing sunlight to reach the ground। देखिए सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या होता है, ग्रासेस होते हैं और कुछ ट्रीज भी होते हैं, कुछ पेड़ भी होते हैं, लेकिन वो डिस्पर्स होते हैं, मतलब बिखरे हुए रहते हैं। इतने क्लोज ट्रीज नहीं होते हैं कि उनकी कैनोपी सनलाइट को नीचे नहीं आने देती। तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट कैसा होगा, बहुत ही डेंस कैनोपी होगा, बहुत डेंस फॉरेस्ट होगा, बहुत सारे पेड़ होंगे, बहुत क्लोज होंगे और वो सनलाइट को नीचे तक नहीं आने देंगे। लेकिन जब ये ड्राई सवाना टाइप लाइक इकोसिस्टम में कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएंगे, ग्रासलैंड बढ़ जाएगा, है ना, और पेड़ जो होंगे, जो ट्रीज होंगे वो डिस्पर्स हो जाएंगे, बिखरे हुए हो जाएंगे, और उसमें क्या होगा, सनलाइट नीचे तक पहुंच पाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जैसे कि आपने सुना होगा कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बायोडायवर्सिटी काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा है बायोडायवर्सिटी क्या होता है, डाइवर्सिटी, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज वहां पाए जाते हैं। बायोडायवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज वहां पाए जाते हैं, मतलब फ्लोरा एंड फौना की बहुत सारी प्रजातियां उस फॉरेस्ट में पाई जाती है। जो जितना रेन फॉरेस्ट होगा, जितना डेंस फॉरेस्ट होगा, वहां पे उतनी ही ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, है ना, उतने ही ज्यादा फ्लोरा एंड फौना के स्पीशीज पाए जाएंगे, ठीक है। तो जब ये कन्वर्ट होगा सवाना लाइक इकोसिस्टम में तो क्या होगा, फ्लोरा और फौना डैमेज होंगे, है ना, बायोडायवर्सिटी जो है वो डैमेज होगी। तो हमें क्या करना है, इसे बचाना है। और इसीलिए ये स्टडी कंडक्ट की गई थी जिसने ये बताया कि रेन फॉरेस्ट काफी थ्रेटेंड हो रहा है और वो सवाना लाइक इकोसिस्टम में बदलने के कगार पे, अभी बदला नहीं है, ये कगार पे ट्रिपलिंग पॉइंट की तरफ जा रहा है, क्रिटिकल पॉइंट की तरफ जा रहा है, जहां पे वो चेंज हो जाएगा सवाना लाइक ड्राई क्लाइमेट में, और वहां से वो बाउंस बैक नहीं कर पाएगा। मतलब अगर वहां पे ड्राउट जैसा सिचुएशन आता है तो फिर वो रिकवर नहीं कर पाएगा फॉरेस्ट, है ना। तो यहाँ पे इस स्टडी के अनुसार जो ये स्टडी क्या फाइंड किया है कि एक विशियस साइकिल क्रिएट होगा ड्राइनेस का। विशियस साइकिल मतलब क्या होता है, कुचक्र। विशियस साइकिल मतलब कुचक्र, एक ऐसा चक्र, कुचक्र मतलब अच्छा नहीं है। जैसे पॉवर्टी इज अ विशियस साइकिल, मतलब एक बार उस पॉवर्टी में कोई भी घुस गया तो उसे निकलना मुश्किल होता है ना। तो इसीलिए इसे कुचक्र बोलते हैं, जो अच्छा नहीं है, खराब चक्र, है ना। तो इस स्टडी ने बताया है कि इस विशियस साइकिल के कारण क्या होगा, ये जो डैमेज हो रहा है विशियस साइकिल, डैमेज मतलब कि जो डैमेज हो रहा है, मतलब धीरे धीरे अमेज़न रेन फॉरेस्ट कन्वर्ट हो रहा है, ट्रिपलिंग पॉइंट की तरफ जा रहा है और ये कन्वर्ट होने वाला है सवाना लाइक इकोसिस्टम में। तो ये क्या करेगा, जो फॉरेस्ट है अपने आप को बाउंस बैक नहीं कर पाएगा और उसी साइकिल में घूमता रहेगा, है ना। वो साइकिल हमेशा वो ड्राइनेस आएगा तो वो ड्राइनेस और भी ड्राइनेस क्रिएट करेगा, वो फॉरेस्ट और भी ड्राई होता चला जाएगा। मतलब एक साइकिल में वो प्रोसेस चलती जाएगी, मतलब उससे बाहर नहीं निकल पाएगा, फिर से वो रिकवर नहीं कर पाएगा, फिर से वो रेन फॉरेस्ट नहीं बन पाएगा। ये है विशियस साइकिल, है ना, कुचक्र। तो इस कुचक्र, ये कुचक्र क्या करेगा, ये
डाई बैक को क्रिएट करेगा। यहाँ पे एक टर्म दिया गया है इस स्टडी में, डाई बैक। डाई बैक क्या होता है? जिसमें पेड़ जैसे सूखा पड़ा, तो आपने देखा होगा कि सूखा पड़ता है तो जब सूखा होता है तो अपने पत्ते गिराते हैं और फिर से नए पत्ते आते हैं, है ना, नए पत्ते आते हैं, जैसे ही बारिश होगा नए नए पत्ते आएंगे, है ना। डाई बैक में क्या होता है, वो लीफ से यानी पत्ते से या जड़ से सूखना स्टार्ट करता है, ठीक है, सूखना स्टार्ट करेगा और पीछे की तरफ जाएगा। जैसे जड़ से अगर सूखना स्टार्ट किया तो ऊपर की तरफ जाएगा, सारा कुछ सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। या पत्ते से सूखना स्टार्ट करेगा तो पहले एक टहनी सूखेगी, फिर दूसरी टहनी सूखेगी, ऐसे करते करते पूरा पेड़ ही सूख जाएगा। तो इसे कहते हैं डाई बैक। पत्ता सूखना स्टार्ट किया, पहले एक टहनी में आपने देखा होगा कभी किसी पेड़ में, एक पत्ते में एक टहनी में पत्ता आना स्टार्ट बंद हो गया, खत्म हो गया, है ना, लिप्स आना। धीरे धीरे क्या होता है, दूसरे टहनी में भी हुआ, ऐसे ऐसे पूरे कई सारे टहनी में पत्ते आने बंद हो गए, धीरे धीरे वो पेड़ सूख गया, ठीक है, नीचे की। या फिर जड़ से स्टार्ट होता है, जड़ सूखना स्टार्ट हुआ तो जड़ ही जब सूख रहा है तो ऊपर वाला पार्ट भी सूखना स्टार्ट हुआ, इसे कहते हैं डाई बैक। तो ये जो विशियस साइकिल है, डैमेज का जो विशियस साइकिल है, डैमेज का विशियस साइकिल मतलब धीरे धीरे वहां ड्राई जैसा कंडीशन आ रहा है, बारिश की संख्या कम हो रही है, ड्राई जैसा सिचुएशन आ रहा है। ये ड्राई सिचुएशन एक साइकिल के रूप में क्या करेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बाउंस बैक नहीं कर पाएंगे, है ना, फिर से पेड़ नहीं। अभी क्या होता है, मतलब पहले क्या होता था कि जैसे ड्राई आया रेन फॉरेस्ट में या फिर फायर हुआ तो वो जो फॉरेस्ट होता था अपने आप को फिर से बाउंस बैक कर लेता था, फिर से नए पौधे नए पेड़ उगाते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि पेड़ जो होते थे अपने आप को फिर से रिकवर कर पाते थे, है ना। पेड़ को आप जला भी दीजिए, फिर से वहां पे नए पेड़ उगाएंगे, नई टहनियां उगाएंगी, नए पत्ते आ जाएंगे, है ना। लेकिन इस जो डैमेज हो रहा है उसके विशियस साइकिल के कारण ऐसा हो रहा है कि ये डाई बैक होता जा रहा है, मतलब पेड़ ही मरते जा रहे हैं, मतलब वहां पे अब कोई नया पेड़ नहीं उगेगा। तो इस तरह का सिचुएशन आ रहा है ना। इस स्टडी में ये बताया गया, जो कि काफी खतरनाक है हमारे लिए, बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि मेजर जो बायोडायवर्सिटी है वर्ल्ड का वो रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, और खासकर अमेजन रेन फॉरेस्ट में, है ना, जहां पे मेजर बायोडायवर्सिटी पाया जाता है। बायोडायवर्सिटी का क्या सिग्निफिकेंस है हमारे लाइफ में? अर्थ के लिए बायोडायवर्सिटी का क्या सिग्निफिकेंस है? बायोडायवर्सिटी होता क्या है? व्हाट इज कॉल्ड बायोडायवर्सिटी? एक से ज्यादा मतलब डिफरेंट टाइप के स्पीशीज, फ्लोरा एंड फौना के डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज जब जहां पे ज्यादा से ज्यादा होंगे वहां बायोडायवर्सिटी होगा, ठीक है, ठीक है। तीन तरह के बायोडायवर्सिटी होते हैं, एक होता है इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी, दूसरा होता है स्पीशीज बायोडायवर्सिटी और तीसरा होता है जीन बायोडायवर्सिटी। एक क्या होगा, डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम भी होंगे, जैसे एक्वस वाटर इकोसिस्टम अलग होगा, लैंड इकोसिस्टम अलग होगा, है ना, उसमें डिफरेंट तरह के जीव होंगे। तो डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम होंगे उस बायोम में, है ना। दूसरा होता है स्पीशीज बायोडायवर्सिटी, मतलब एक ही इकोसिस्टम में कई तरह के स्पीशीज होंगे, जैसे वाटर इकोसिस्टम है, वाटर मतलब जल वाला, उसमें कई तरह के स्पीशीज है, मछलियां हैं, डुगोंग है, सी काऊ है, सी हॉर्स है ना। तो एक होता है इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी, मतलब उस बायोम में, बायोम क्या होता है, जहां पे लाइफ प्रेजेंट है उसी को बायोम बोला जाता है या बायोस्फीयर बोला जाता है। जहां पे लाइफ प्रेजेंट है वो है बायोस्फीयर। उस बायोस्फीयर में कई तरह के इकोसिस्टम होंगे, जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब जल वाला, लैंड इकोसिस्टम, है ना, जमीन वाला, फॉरेस्ट इकोसिस्टम फॉरेस्ट वाला, है ना, अलग अलग इकोसिस्टम होंगे। तो इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी का मतलब उस बायोस्फीयर में जहां लाइफ प्रेजेंट है वहां पे कई तरह के इकोसिस्टम है, डिफरेंट, ये इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी हुआ, ठीक है। दूसरा स्पीशीज बायोडायवर्सिटी, स्पीशीज बायोडायवर्सिटी मतलब एक ही इकोसिस्टम में, जैसे कि एक्वेटिक इकोसिस्टम का बात लें तो वहीं पे डिफरेंट स्पीशीज, फ्लोरा एंड फौना के डिफरेंट स्पीशीज होंगे। स्पीशीज कहने का मतलब जैसे मछली का अलग स्पीशीज है, अब उसी में कई सारे मछलियां होती हैं, लेकिन मछली का अलग स्पीशीज हो गया, टॉर्टोइज का अलग स्पीशीज हो गया, है ना। तो उस तरह से एक ही इकोसिस्टम में कई सारे, इसको कहेंगे स्पीशीज बायोडायवर्सिटी या स्पीशीज डायवर्सिटी। तीसरा होगा जीन डायवर्सिटी, यानी एक ही स्पीशीज में कई तरह के प्राणी होंगे, उनका जीन अलग अलग होगा। जैसे मछलियों की प्रजाति है तो कई तरह के मांगुर क्या क्या कई तरह के मछलियां होती हैं, तो जीन अलग अलग होता है ना, उसके कारण जीन डायवर्सिटी हो गया। तो बायोडायवर्सिटी तीन तरह के हो गए, इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी, स्पीशीज बायोडायवर्सिटी और जीन बायोडायवर्सिटी। तो इनका महत्व क्या है हमारे अर्थ के लिए? देखिए आपने पढ़ा होगा कि अर्थ पे लाइफ साइकिल है ना, लाइफ साइकिल है या उसको फूड साइकिल भी बोलते हैं,
खाद्य श्रृंखला, फूड वेब, ठीक है। और फूड वेब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक लेवल से दूसरे लेवल तक फूड वेब में जो एनर्जी ट्रांसफर होता है, वो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, उसी से हमारा लाइफ साइकिल चलता है, अर्थ का साइकिल चलता है। और वो एनर्जी का ट्रांसफर अगर रुक जाएगा तो लाइफ रुक जाएगा। समझ आ रहा है? जो फूड साइकिल है या फूड वेब है वो क्या है? डिफरेंट लेवल्स है, उसमें प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक डिफरेंट लेवल्स है और एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है साइकिल के रूप में। प्रोड्यूसर से एनर्जी ट्रांसफर हुआ कंज्यूमर में, कंज्यूमर से डिकम्पोजर में, डिकम्पोजर से फिर प्रोड्यूसर में, है ना। तो इस तरह से एक साइकिल बनता है, लाइफ साइकिल, हम लोग पढ़ेंगे एनवायरमेंट में। और वहां पे अगर कोई एक की भी कमी हो गई, किसी एक लेवल पे भी स्पेसीज की कमी हो गई, तो लाइफ साइकिल कमजोर हो सकता है, एनर्जी का ट्रांसफर कमजोर हो सकता है। तो जितना ज्यादा डाइवर्सिटी होगा हर लेवल पे, उतना ज्यादा फ्लोरा एंड फौना होगी कि नहीं होगी। प्रोड्यूसर लेवल पे बहुत सारे जीव होंगे, फिर कंज्यूमर लेवल पे बहुत सारे जीव होंगे, डिकम्पोजर लेवल पे बहुत सारे जीव होंगे। अगर उसमें से किसी भी लेवल पे डाइवर्सिटी अगर कमती है, मतलब स्पीशीज की संख्या कमती है, इकोसिस्टम की संख्या कमती है, जीन की संख्या कमती है, तो क्या होगा? वो लाइफ साइकिल कमजोर होगा और एनर्जी का जो सर्कुलेशन हो रहा है वो कमजोर होगा और अर्थ पे लाइफ एग्जिस्टेंस खत्म हो सकता है। जैसे देखिए, बाघ को क्यों कंजर्व किया जा रहा है? क्योंकि बाघ एक कंज्यूमर है। बाघ अगर कम होगा तो किसकी संख्या बढ़ सकती है? हिरण की संख्या बढ़ सकती है। हिरण की संख्या अगर बढ़ेगी तो पेड़ की संख्या कम हो जाएगी, वो ज्यादा कंज्यूम करने लगेंगे। तो जो हमारा इकोसिस्टम में जो बैलेंस बना हुआ है वो डिफरेंट लेवल के द्वारा बना हुआ है। कंज्यूमर्स भी जरूरी है, प्रोड्यूसर भी जरूरी है, डिकम्पोजर भी जरूरी है। अगर किसी में भी इम्बैलेंस होगा तो हमारा पूरा लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है। तो नया क्यों कंजर्व करते हैं? हमें क्या मतलब है? बाघ तो ऐसे ही आदमी को खा जाता है, फिर मतलब क्या है? क्यों कंजर्व कर रहे हो? चीता क्यों कंजर्व कर रहे हो? क्योंकि किसी लेवल पे अगर वो डिस्टर्ब होगा तो नीचे वाला या ऊपर वाला डिस्टर्ब होगा, तो एनर्जी का ट्रांसफर डिस्ट्रक्ट होगा, है ना, डिस्टर्ब होगा और लाइफ साइकिल हमारा बर्बाद हो सकता है। इकोसिस्टम में हम डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीजों को। इसलिए जरूरी है कि अमेजन रेन फॉरेस्ट को, एक तो ये कारण है, दूसरा क्या कारण? डाइवर्सिटी को बचाना। पहला कारण रेन फॉरेस्ट को बचा रहे हैं। दूसरा, रेन फॉरेस्ट जो होता है वो इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक होता है। सिंक मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है। मैंने बताया था एक बार आपको कि पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वो रिलीज भी करते हैं रेस्पिरेशन के टाइम में। वो जो सांस छोड़ते हैं उसमें CO2 रिलीज करते हैं, लेकिन उन्हें CO2 चाहिए भी, क्यों? फोटोसिंथेसिस। तो जब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है रिलीज से पेड़ के द्वारा, तो वो कार्बन सिंक की तरह काम करता है। सिंक मतलब सोख लेना, कार्बन को सोखने का काम करता है। लेकिन जब रिलीज ज्यादा होने लगेगा तो वो कार्बन सोर्स की तरह काम करने लगेगा। दोनों में अंतर है। कार्बन सिंक और कार्बन सोर्स में अंतर है कि नहीं? कार्बन सिंक का मतलब CO2 को वो ज्यादा CO2 ऑब्जर्व कर रहा है, क्यों? क्योंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है रेट ऑफ रेस्पिरेशन से, तो ज्यादा CO2 को ले रहा है, यानी सिंक की तरह काम कर रहा है। लेकिन अगर आप सोचिए कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, तो क्या होगा? वो एक कार्बन सोर्स की तरह काम करने लगेगा। तो रेन फॉरेस्ट जनरली सिंक की तरह काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेड़ होते हैं, जितना ज्यादा पेड़ उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा और उतना ज्यादा CO2 ऑब्जर्व करेगा। लेकिन यहाँ पे इस स्टडी में बताया गया है कि ये जो डैमेज हो रहा है, जो डाईबैक जो हो रहा है, पेड़ जो मर रहे हैं, और ये जो विशेष साइकिल हुआ है डैमेज का, उसके पीछे क्या क्या कारण है? तो पहला कारण है राइज इन डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई हो रही है। आपको पता होगा कि ब्राजीलियन प्रेसिडेंट कुछ दिन पहले, आपको पता होगा न्यूज में, कि उन्होंने पेड़ की कटाई को बढ़ावा दे रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि रेन फॉरेस्ट है, इकोनॉमी को बढ़ाने का इससे अच्छा बेहतर उपाय नहीं हो सकता है पेड़ को बेचना या फिर उसको काट के वहां पे उद्योग लगाना। उन्हें पता है कि रेन फॉरेस्ट बहुत बड़ा है, ठीक है, अमेजन, यहाँ पे अमेजन रेन फॉरेस्ट ब्राजील में सबसे ज्यादा है ना, 50% है। तो रेन फॉरेस्ट ज्यादा है तो इंडस्ट्री लगाएंगे कहाँ पे? तो उन्हें क्या लग रहा है कि इंडस्ट्री भी होना चाहिए। ब्राजील की इकोनॉमी को अगर बढ़ाना है, और ब्राजील की इकोनॉमी बढ़ भी रही है, ब्रिक्स कंट्री में ब्राजील सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ के टर्म में। तो वहां के प्रेसिडेंट ने कुछ दिन पहले न्यूज में आया था कि डिसाइड किया था कि जंगल को काट के इंडस्ट्री किया जाएगा, तो और जंगल की कटाई को वो लोग बढ़ावा दे रहे हैं। इससे दो फायदा हो रहा है। एक वो सोच रहे हैं कि दो फायदा हो सकता है, ऐसा लोग सोच रहे थे। पहला कि लकड़ियों को बेचकर वो पैसा कमाएंगे, और दूसरा वहां पे इंडस्ट्री
जब साफ होगा तो इंडस्ट्री लगाएंगे। तो डिफॉरेस्टेशन के कारण अमेजन रेन फॉरेस्ट में ये प्रॉब्लम आ रहा है, जो विशियस साइकिल ऑफ डैमेज आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है? डिफॉरेस्टेशन के कारण। दूसरा है कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम कार्बन सिंक टू कार्बन सोर्स। अभी मैंने बताया कि जो फॉरेस्ट है अमेजन रेन फॉरेस्ट वो क्या हो रहा है? कार्बन सिंक से कन्वर्ट होकर क्या बन गया? कार्बन सोर्स बन गया, यानी अब ज्यादा कार्बन वो रिलीज करने लगा है, सोर्स के रूप में हो गया है। पहले क्या था? वो सिंक के रूप में था, है ना? तो ये भी एक बड़ा कारण है इसके डैमेज का, ठीक है। तीसरा कारण है राइज इन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। एंथ्रोपोजेनिक मतलब क्या होता है? ह्यूमन एक्टिविटी। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन, मानव के द्वारा किया हुआ काम। अब फॉरेस्ट काट रहे हैं, वहां पे मानव की एक्टिविटी बढ़ गई है, वो ट्रेडिंग करते हैं लकड़ियों का। आपको पता है कि नहीं, ब्राजील में लकड़ियों की ट्रेडिंग होती है, बहुत बड़े अमाउंट में होती है वो ट्रेडिंग, बहुत बड़े बड़े कंपनीज होते हैं उसको ट्रेड करने के लिए। तो उससे क्या होता है कि मानव का हस्तक्षेप बढ़ रहा है फॉरेस्ट में, है ना? तो उसके कारण जो वहां का फ्लोरा एंड फौना है वो डिस्टर्ब हो रहा है, और उसके कारण भी ये रेन फॉरेस्ट धीरे धीरे डैमेज हो रहे हैं। देखिए ये जो डाईबैक होता है ये किसी या तो किसी बीमारी के कारण होता है। डाईबैक मतलब जड़ से खत्म होने लगा या फिर लिप से खत्म हो गया, तो ये किसी या तो किसी बीमारी के कारण होता है या इन्वायरमेंट में किसी तरह का चेंज होता है ना, उसके कारण होता है। तो पहले तो रेन फॉरेस्ट पूरा जंगलों का राज था, जानवरों का राज था। अब है कि उसमें मानव इंटरफेयर कर रहे हैं, तो मानव इंटरफेयर कर रहे हैं तो उनका वहाँ का इन्वायरमेंट चेंज कर रहे हो, वहाँ पे मतलब सेटलमेंट हो रहा है या फिर इंडस्ट्री बैठाई जा रही है ना, तो वहाँ का क्लाइमेट धीरे धीरे चेंज हो रहा है और उसके कारण ये डाइवर्ट हो रहे हैं। तो ये सारे रीजन है रेन फॉरेस्ट के वो करने का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टडी को आप कोट करेंगे, जो भी फॉरेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप इस स्टडी को बता सकते हैं कि कैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट में विशियस साइकिल ऑफ डैमेज में फंस कर ट्रिपलिंग पॉइंट की तरफ जा रहा है, क्रिटिकल पॉइंट की तरफ जा रहा है, जहां पे वेव बाउंस करना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो इसको एज ए इस